फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स का जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है, सॉल्यूशंस नाम है एंड कोलाइड्स इसका नाम है। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रॉल्ड्स लॉ। उस टॉपिक का नाम है रॉल्ड्स लॉ। ये टॉपिक का नाम है। हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको आगे ले जाने वाले हैं कि कैसा टॉपिक है, क्या बता रहा है हमें और इसकी डेफिनेशन कैसी बन सकती है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करना है। इस कानून के मुताबिक इसकी डेफिनेशन अगर हमने लिखनी है, द वेपर प्रेशर ऑफ solvent, vapor pressure of solvent above solution, vapor pressure of solvent above solution of a non-volatile non-electrolyte, नॉन वोलेटाइल भी है और साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent, mole fraction of solvent in the solution. In the solution is called Raoult's law. इसको रॉल्ड्स लॉ पढ़ते हैं हम। ये जो रॉल्ड्स लॉ है, रॉल्ड्स लॉ में हम नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, इसको ये क्या कहते हैं। वेपर प्रेशर जो है एक लिक्विड है। सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये लिक्विड पड़ा हुआ है। ये जो है लिक्विड है, ये पड़ा हुआ है इस कंटेनर में। अब हम इस लिक्विड को हीट दे रहे हैं। इनके हीट देने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस बॉटम के करीब हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से ये बॉटम को छोड़ देते हैं और ऊपर सरफेस के तरफ आ जाते हैं। बॉटम को छोड़ देते हैं और इस तरह वो सरफेस के पास आ जाते हैं। फिर ये मज़ीद एनर्जी, मज़ीद हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जब ये मज़ीद हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो फिर ये सरफेस को छोड़ के ये ऐसे वेपर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये जो वेपर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड के सरफेस के ऊपर जमा होते जा रहे हैं
जब ये ज़्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं तो फिर यही वेपर्स ये वापस इसी सरफेस पर प्रेशर डाल रहा होता है। ये उस ये प्रेशर मुसलसल डाल रहे होते हैं, लेकिन जब ये इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, वेपर्स की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इनके बढ़ जाने की वजह से ये जो वेपर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को फिर कंडेंसेशन कहते हैं। तो वेपोराइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और साथ साथ कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। जब ये स्टेट इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट तक ये बात पहुंच जाती है कि जितने वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वापस कंडेंस हो रहे हैं। अब इस स्टेट पर जो प्रेशर डाला जा रहा होता है वेपर्स के ज़रिए से, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट आ गया कि व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में भी बताओ। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो हिस्सा है, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है जो कि अमाउंट में ज़्यादा है, मोर इन कंसंट्रेशन, जिसकी मिकदार ज़्यादा है, लार्ज इन कंसंट्रेशन, मिकदार ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा है, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल फिर ये है, एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा लिक्विड है जो कि डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है। हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूट्स भी हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूट्स भी हैं which does not ionize in water, पानी में ये आयंस के शक्ल में तब्दील नहीं हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसा कि अगर हम शुगर लेते हैं, शुगर को हम पानी में डाल देते हैं, शुगर डिज़ोल्व तो हो जाता है लेकिन ये शुगर आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि जो वो ऐसे सॉल्यूट जो पानी में सॉल्युबल होते हैं लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब किसी सॉल्वेंट में जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो वो डिज़ोल्व तो हो जाते हैं लेकिन उनके बॉन्ड नहीं टूटते हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का नाम दिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बेसिकली it is the unit of concentration, unit of
कंसंट्रेशन, इट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसको हम किस तरह शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं x के ज़रिए से। हम अगर मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह? x लिखो, नीचे सोल्यूट लिखो, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं तो फिर इसका तरीका यह है कि हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ होते हैं तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो जवाब हमें मिल रहा है उस जवाब को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक यूनिट है ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या बन रहा है? ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रहा है? ये डेफिनेशन हमें ये बताना चाह रहा है, यहाँ मैं प्योर सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इम्प्योर सॉल्वेंट लिख रहा हूँ। इम्प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन B कहते हैं। ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसमें कोई सोल्यूट मौजूद नहीं है। सपोज कर रहे हैं ये प्योर सॉल्वेंट है। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो हम लिखते हैं यहाँ मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। अब हम इम्प्योर सॉल्वेंट के तरफ आ रहे हैं। इम्प्योर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि सोल्यूट भी इसमें है और सॉल्वेंट भी इसमें है, ये दोनों इसमें मौजूद है। फिर जाके ये क्या बनता है? फिर जाके ये सॉल्यूशन बनता है। इसको आप इम्प्योर सॉल्वेंट कहते हैं, तब भी ये ठीक हो जाएगा। ये आ गया ऐसे। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें जो सोल्यूट है, ये हम ले लेते हैं कितने? 2 मोल्स सोल्यूट ले लेते हैं। सॉल्वेंट इसमें कितना लेता है? सॉल्वेंट इसमें हम ले लेते हैं 8 मोल्स। ये सॉल्वेंट ले लिया हमने। अब हम मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाह रहे हैं। किसका मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाह रहे हैं? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आना चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यहाँ लिखना है, अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 8 है। टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स तो 10 है। अब ये दोनों हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने की वजह से यहाँ हमारा जो जवाब आ रहा है वो आ जाएगा 0.8। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वो एक और एग्जाम्पल ये है, इसको हम एग्जाम्पल 1 का नाम दे देते हैं
और इसको हम एग्जाम्पल 2 का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूट ले रहे हैं इस सोल्यूट को 4 मोल्स कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रहे हैं इस सॉल्वेंट को मैं 6 मोल्स कर देता हूँ। 6 मोल्स कर दिया। अब यहाँ पर हम अगेन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाह रहे हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे और टोटल मोल्स लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 6 है, टोटल मोल्स कितना है, टोटल तो 10 बन रहा है। अब इसका जो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन बन रहा है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 0.6। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का सोल्यूट, अब ये देखें यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना है, 0.8 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 0.6 बन रहा है। अब अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। लेकिन इसका अगर हम वेपर प्रेशर देखना चाहते हैं तो इसका वेपर प्रेशर ये क्या होगा, ये कम होगा। इसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर तो प्योर सॉल्वेंट का होता है। उससे कम वेपर प्रेशर किसका होता है, इम्प्योर सॉल्वेंट का होता है। इम्प्योर सॉल्वेंट में फिर डिपेंड करता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से कम होगा। ये हमें रॉल्ड्स लॉ हमें ये बातें बता रहा है। इसके अलावा रॉल्ड्स लॉ को हम 3 तरीक़ों से डिस्कस कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। रॉल्ड्स लॉ को हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन करना चाहते हैं। कैन बी डिफाइंड इन 3 ways। 3 तरीक़ों से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये आता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट above solution is product of mole fraction and मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड
its vapor pressure in solution वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। ये हम एक इसको डिस्कस करने का एक तरीका ये है जिसमें हम फिर ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि हमने लिख देना होगा P हमने लिख दिया है, फिर हमने P नॉट लिख दिया है, फिर हमने X मोल फ्रैक्शन लिख दिया है। ये जो P है, P क्या है? ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। ये किसका वेपर प्रेशर है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो फिर हम अगर पी नॉट को देखना चाहते हैं तो पी नॉट क्या है? पी नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। ये फिर हम मोल फ्रैक्शन लिख देंगे, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा ये ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको फिर हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। इसको डिस्कस करने का, डिफाइन करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है, इसका जो डिफाइन करने का जो दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके में फिर हम ये पढ़ते हैं कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। इसमें फिर हम इस तरह पढ़ते हैं, द lowering of vapor pressure of solvent is directly proportional किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? to the directly proportional to the mole fraction of solute, directly proportional to the mole fraction of solute। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है। इसका भी हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हम इसका भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें हम लिख देंगे कि डेल्टा P है, फिर यहाँ हो जाएगा P नॉट, यहाँ आ जाएगा X2। यहाँ पे जो डेल्टा P है इसको फिर कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा कोई तरीका है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं? तीसरे में फिर हम ये करते हैं कि हम रिलेटिवली जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको हम देखते हैं कि द relatively lowering of vapor pressure ये जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
अब लोअरिंग अगर हम देखना चाहते हैं तो ये ऐसा करो और इसको ऐसा करो इक्वल्स टू, ये चूंकि सोल्यूट है तो हम इसको ऐसा कर देते हैं। ये जो तीन डेफिनेशंस हैं, ये तीन डेफिनेशंस हमें ये बताते हैं कि दो solution that obey Raoult's law are said to be ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल। रॉल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर क्या? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है। और इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो रिलेटिवली जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, इसमें हम तीन बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, रिलेटिवली लोअरिंग जो है ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। एक बात यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखना चाह रहे हैं तो फिर हम इसको लिख देते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है। प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है कि हम इसमें कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं उस बात पे ये डिपेंड कर रहा होता है। और अगर हम तीसरा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो हम ये फिर लिख सकते हैं कि जब तक इक्विमोलर प्रोपोर्शन है इट इज़ कांस्टेंट। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इट इज़ कांस्टेंट फॉर इक्विमोलर सॉल्वेंट। अगर हम सेम मोल्स के डिफरेंट सॉल्वेंट्स ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट सोल्यूट और डिज़ोल्व इन सेम सॉल्वेंट, ये हम ले रहे हैं इक्विमोलर ऑफ डिफरेंट solutes in same solvent। तो इन तीन बातों पर ये डिपेंड कर रहा होता है। ये जो रॉल्ट्स लॉ की जो तफसील है, ये तफसील हमें इस वक्त ये बता रहा होता है कि रॉल्ट्स लॉ हमें ये ख़ास तौर पे वेपर प्रेशर की जो बात है, वो वेपर प्रेशर की डिस्कशन है, ये वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा होता है। वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का प्रेशर है। जब ये सॉल्वेंट प्योर होता है उस वक्त इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब ये सॉल्वेंट में हम कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, सोल्यूट के ऐड करने की वजह से इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। पहला पॉइंट ये है कि ये वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? जब तक सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में मौजूद है तो सॉल्वेंट अगर हम पानी ले रहे हैं तो पानी में ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहे हैं, टूटने की वजह से वेपर्स बन रहे हैं और यही वेपर्स प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसलिए एनर्जी जितनी भी लग रही हैं वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में मसरूफ़ हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है।
इस वजह से मैक्सिमम लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में। लेकिन अगर हम अब इसमें 1 मोल सॉल्यूट डाल देते हैं, 1 मोल सॉल्यूट के डालने की वजह से ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाते हैं, इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। साथ साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के आपस में भी अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। इस तरह अब अट्रैक्टिव फोर्स, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गए हैं। पहले अट्रैक्टिव फोर्स ओनली बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट होता था। अब जो है अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में भी होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में भी होता है। अब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ये हीट अब ज़्यादा कंज्यूम हो रही है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको भी तोड़ना है। साथ साथ जो सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको भी तोड़ना है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है। इसके ज़्यादा खर्च होने की वजह से वो वेपर्स नहीं बन सकते, वो प्रेशर नहीं बन सकता जो कि प्योर फॉर्म में ये बन रहा होता है। तो ये फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन बन रहा है, ये मोल फ्रैक्शन किस तरह है। अगर सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है, आसान अल्फाज में अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये पूरी बात हमें रॉल्स लॉ ने बताई है। रॉल्स लॉ ने बताया है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है कहाँ, सॉल्यूशन पर, और वो जो ऑफ किसका, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट जो हम ले रहे हैं वो फिर नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वो फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन का अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये हमें रॉल्स लॉ ने बताया है। फिर हम मोल फ्रैक्शन के तरफ आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिट है। ये यूनिट कहाँ यूज़ होता है, ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, टोटल मोल्स लेते हैं। फिर हमें इसको अगर हमने लिखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। ये जो है ये अब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर प्रेशर बना रहा है, लेकिन ये भी इम्प्योर सॉल्वेंट है, ये भी इम्प्योर है। इसका मतलब है ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में ये जो साइन ऑफ एरो है ये वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा साइन ऑफ एरो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है। उसके ज़्यादा होने की वजह से यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कम है, इसके कम होने की वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे कम बन रहा है। तो रॉल्स लॉ को हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट का
वेपर प्रेशर जो है वो असल में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है और प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू है। प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और मोल फ्रैक्शन लेते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब हमें मिलता है उस जवाब को रॉल्स लॉ कहते हैं। दूसरा इसमें ये भी आता है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर कम कितना होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम कितना होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमने मोल फ्रैक्शन, हमने सोल्यूट कितना मोल फ्रैक्शन डाला है। अगर हमने सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा डाली है तो वेपर प्रेशर भी उसी ज़्यादा तनासुब से कम हो जाएगा। अगर हमने सोल्यूट की मिकदार थोड़ी डाली है तो वेपर प्रेशर भी सोल्यूट के तनासुब से ये भी उसी हवाले से उस तरह चेंज हो जाएगा, उसी तरह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शो करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर डेल्टा पी भी डालते हैं, पी नॉट डालते हैं। ये जो पी नॉट है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और अगर हम इसको x और 2 लिखते हैं तो फिर ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। ये फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाता है। इसी तरह अगर हम रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखते हैं, यानी वेपर प्रेशर कम तो हो रहा है लेकिन वो प्योर सॉल्वेंट के निस्बत से कितना कम हो रहा है। यहाँ हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के साथ कि प्योर सॉल्वेंट के निस्बत ये कितना कम हो रहा है। इसको कहते हैं रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो ये फिर इक्वल बन जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब ये है अगर हमने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम डाला है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है तो रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी, ये भी जो है ये भी उसके बराबर होगा, ये भी कम ही होगा। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा डाली है, मोल फ्रैक्शन हमने ज़्यादा डाला है तो फिर रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उसी तनासुब से चेंज हो जाएगा। ये जो है ये फिर रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं x2 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, ऑफ सोल्यूट का, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। और यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी लोअरिंग है डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये क्या है, ये फिर रिलेटिवली लोअरिंग है, रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसके लिए हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा होता है। ये फिर 3 बातों पर, ये जो
डिपेंड करता है कि एक बात जो रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर। दूसरी बात यह है कि प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ाओ तो उसके निस्बत से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और इसकी तीसरी बात यह है कि ये फिर कांस्टेंट रहेगा। ये फिर कब कांस्टेंट रहेगा? अगर हम सेम मोल्स ले रहे हैं लेकिन सोल्यूट चेंज कर रहे हैं। सोल्यूट चेंज किस तरह कर रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल रख रहे हैं लेकिन सोल्यूट चेंज कर रहे हैं, मोल्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। मोल्स के चेंज ना करने की वजह से ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ये कांस्टेंट रहता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर, हमने सोल्यूट डाल दिया है ग्लूकोज हमने डाल दिया है, लेकिन कितना डाला है? 1 मोल डाला है। अब जो वेपर प्रेशर में जो चेंज आएगा वो हमने नोट कर लेना है। अब हमने क्या किया? हमने अब ग्लूकोज के बजाय फ्रैक्टोज डाल दिया, लेकिन वो भी 1 मोल ही हमने डाला है। मोल्स सेम है, सोल्यूट चेंज हो रहा है लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये पूरा हमारा रॉल्स लॉ के मुतालिक था। आज का लेक्चर यही ख़त्म हो रहा है। अल्लाह।